Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of homogeneous differential equation and its solution. In this video lecture, I will discuss on following topics. At first, homogeneous differential equation, then general form of homogeneous differential equation, then how to identify the given differential equation is whether homogeneous form or non-homogeneous form, solution of homogeneous differential equation, then steps for solving homogeneous differential equation, and last some practice questions based on होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि आखिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सीरीज है जिसमें मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट, अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो काइंडली सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखें, देन ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर नंबर 5 पर फोकस करते हैं और उसके बाद आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इन सब पर फोकस करते हैं। तो देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसको अगर हम समझें तो यहाँ देखिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट वेरिएबल मेरा एक्स स्क्वायर है और उसके बाद y⁴ है। तो इसकी अगर मैं डिग्री फाइंड आउट करूं तो इसकी डिग्री 6 हो जाती है। फिर इस टर्म में देखिए कि वेरिएबल मेरा y है और इसका डिग्री मैं फाइंड आउट करूं तो ये भी 6 हो जाता है और यहाँ अगेन तो 6। तो आप देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी टर्म, यहाँ 3 टर्म्स ही हैं और इन सारे टर्म में जितने वेरिएबल हैं उन सारे वेरिएबल का डिग्री इक्वल है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ ईच एंड एवरी टर्म में डिग्री चेक कीजिए तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसकी डिग्री 1 है। तो क्या सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म का है या नहीं है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये टर्म को आप यहाँ लिख दें तो अब हो जाएगा ये y²। अब अगेन इसकी डिग्री आप चेक कीजिए, इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 3। इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 3। तो ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम हो गई। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ जो टर्म है इस टर्म की डिग्री तो यहाँ 0 है। तो चलिए इसको और आप देख लीजिए। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ 4x³ - 3y²। सम इसको मॉडिफिकेशन कर दीजिए, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और देखिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि x³ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ हो जाएगा 4, देन 3y/x³ डिवाइडेड बाई y/x² तो फाइनली मेरा यहाँ dy/dx इज इक्वल टू 4 - 3y/x² डिवाइडेड बाई
वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। अब हमारे पास कितने टर्म हैं, तो यहाँ देखिए एक ये टर्म है, इस टर्म में कोफिशिएंट 1 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। यहाँ में भी हो सकता है कोई ना कोई वेरिएबल हो और उस वेरिएबल पर एक डेफिनेटली एक्सपोनेंट 0 होगा, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। इसकी डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 0। तो सर आप बोलेंगे कि यहाँ तो क्यूब है तो इसकी डिग्री 0 कैसे हो जाएगी। आप देखिए यहाँ y वेरिएबल है न्यूमरेटर में, x वेरिएबल है डिनोमिनेटर में। तो जब दो वेरिएबल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो उसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए दोनों के एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ y टू द पावर 1 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो x टू द पावर -1। अब आप देखिए कि इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, और इस 0 डिग्री के ऊपर में एक्सपोनेंट है 3, तो डेफिनेटली इसकी डिग्री भी 0 हो गई। सेम यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसकी डिग्री 0 और 0 का एक्सपोनेंट आप 2 निकालेंगे तो डिग्री 0 हो जाएगी। तो आपने यहाँ देखा कि ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री 0 हो गई। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। चलिए अब इसको नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसकी डिग्री आप चेक करेंगे तो 2, इसमें वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 और y का एक्सपोनेंट 1, तो ये ऐड होने के बाद इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, यहाँ देखिए इसकी डिग्री भी 2। अब आप देखिए कि ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम है, ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें जो साइन के अंदर जो इनपुट है इसकी डिग्री, तो साइन के अंदर जो भी इनपुट है इसकी डिग्री 0 है। तो ये किसी भी तरह से अगर हम साइन को एक्सपेंड भी करेंगे तो बाकी के डिग्री को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो साइन को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सपैंड करें तो इसकी डिग्री जो भी टर्म होगी उसकी डिग्री 0 ही हो जाएगी। तो इसलिए ये टर्म किसी भी तरह से बाकी टर्म के डिग्री पर को अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ जो भी टर्म होगी उसकी डिग्री 0। यहाँ देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो ये वाले टर्म की भी डिग्री 0 हो गई। तो ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम है, तो इसलिए ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कि इसकी डिग्री, क्या सारे टर्म की डिग्री सेम है, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि इस टर्म की डिग्री 3, यहाँ भी 3, इस टर्म की डिग्री, इन सारे टर्म की डिग्री 3 है। तो रूल के हिसाब से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है?
तो ये क्यों नहीं है, तो अब आप यहां देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करूं तो ये इस फॉर्म में सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ डिग्री ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री अगर आप सेम है, उसके बावजूद भी आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ y बाई एक्स के टर्म में क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। अगर आप एक्सप्रेस कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो होमोजीनियस डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां देखिए, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। अब आप देख करके कह सकते हैं कि सर यहाँ ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री तो 2 हो गई, यानी सेम है, तो क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? तो आप इस टर्म को थोड़ा सा देख लीजिए। इस टर्म में साइन और उसका इनपुट एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करूंगा तो इस टर्म की डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम नहीं हुआ, तो ये भी आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। अब क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सबसे फर्स्ट आपको चेक करनी है डिग्री। तो इसमें देखिए, इसके इनपुट में x बाई वाई है, तो मीन्स इसकी डिग्री 0 हो गई। ये टर्म को अगर मैं एक्सपोनेंशियली भी एक्सपेंड करूंगा तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो सर यहाँ भी तो हो सकता था 0, नहीं, क्योंकि यहाँ डिग्री 0 नहीं था, और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करता तो वो डिग्री और मल्टीप्लाई होता चला जाता, यानी अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, तो इस यहाँ इसकी डिग्री कॉफिशिएंट आगे है तो 0 हो गया। इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 0, और यहाँ कॉफिशिएंट है तो इस टर्म की डिग्री 0, और इच टर्म में आइदर dy या dx, dy dx मल्टीप्लाइड है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब है क्या कि सब की डिग्री भी सेम होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सारे टर्म कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ देखिए, इसकी डिग्री सेम होने के बाद भी यहाँ से आइदर dy या dx का मल्टीप्लायर ये टर्म नहीं था। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट हमें चेक करनी है कि इन सारे टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, और जो भी टर्म है आइदर वो dy या dx का मल्टीप्लायर भी होनी चाहिए। यहाँ देख लीजिए, ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम है, और ये सब के सब जितने टर्म हैं वो सब आइदर dy या dx के मल्टीप्लायर है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ आप देखेंगे इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 क्लियर है, इसकी डिग्री भी 2 है। लेकिन अगर मैं इस टर्म को इस साइड लाऊं तो अब क्या हो जाएगा? इस टर्म को, या मैं इसी टर्म को इस साइड ले जाऊं, इस टर्म को इस साइड की तरफ ले जाऊं, तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, बट इसकी डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ये कैसा है? तो ये हो गया नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको
कई एग्जाम्पल से मैंने आपको ये क्लियर किया कि कैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर भी मैंने कई सारे इसके लिए रूल आपको अलग से मैं बता रहा हूँ, जिसको देख करके आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल हैं वो देखते हैं। तो यहाँ मैंने कई सारे रूल बताया है कि आखिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, एवरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं भी हो, किसी भी फॉर्म में अगर हो, तो वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होने चाहिए। अगर आप इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहां देखिए, आपको क्या करनी है कि आइदर dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई को LHS में अलोन कर देना है, और RHS में जो भी फैक्टर होगा या जो भी टर्म होगा वो आइदर y बाई एक्स या x बाई वाई के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको एक्सप्रेस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि LHS में dy बाई डी एक्स हो गया, तो RHS में जो भी टर्म है उन सारे टर्म में y बाई एक्स ही है। देखिए यहाँ भी y बाई एक्स, यहाँ भी y बाई एक्स। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो y बाई एक्स नहीं है, यहाँ भी y बाई एक्स है, बट इसका पावर या एक्सपोनेंट 0 है। यहाँ भी y बाई एक्स है और इसका एक्सपोनेंट 0 है। तो आप देखिए कि ये फंक्शन इस टर्म के या इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो देयरफॉर ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्यों है? क्योंकि इसको मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब एक और एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। अब आप देखिए कि क्या यहाँ मैंने dy बाई डी एक्स लिखा LHS में, ये सिंगल लिखा, तो RHS में जो भी टर्म होने चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए? y बाई एक्स के फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये भी y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये भी y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे टर्म की डिग्री सेम है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री आपको इक्वल नहीं नज़र आएगा। कैसे? तो सर आप बताइए। तो देखिए, यहाँ इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 3, यहाँ देख लीजिए इस टर्म की डिग्री 3। अब बताइए इस टर्म की डिग्री कितनी होगी? तो इस टर्म की डिग्री तो 0 हो गई। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स के आगे कोफिशिएंट 1 है, और 1 का डिग्री डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 0। तो आपने फर्स्ट ही कंडीशन क्या है कि ईच टर्म का डिग्री सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस में होगा तो वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, यानी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x बाई होनी चाहिए, तभी मैं उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। चलिए अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैव सेम डिग्री। तो मैंने इसको तो स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको भी समझ लीजिए। आप यहाँ भी देख लीजिए कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप चेक करें, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 3 और इस टर्म की डिग्री 0। तो इस टर्म की डिग्री 0 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। तो ये क्या है? होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ भी देखिए, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, यहाँ इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री कितनी है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होता है। यहाँ कोई भी टर्म होगा तो उसका टर्म का डिग्री 0 हो जाएगा।
तो यहाँ इक्वल डिग्री नहीं है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ देख लीजिए आपका 2 और यहाँ डिग्री 0 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल से आप समझिए इसको। अब यहाँ देख लीजिए, इसकी डिग्री मैं चेक करूँ तो इसकी डिग्री 0, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 0, तो ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री 0 हो गई। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए y/x dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y/x होल स्क्वायर। अब आप डिग्री चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था इसकी डिग्री 0 हो गया, इसकी डिग्री ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है तो 0 होगा, इसकी डिग्री 0 हो गया, तो इस टर्म की डिग्री 0 हो गई, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहां डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो सर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म का न हो तो उसको हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे। तो इस केस में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको गिवन हो तो उसमें किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट टर्म सिंगल नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर सिंगल टर्म प्रेजेंट हो जाएगा तो सीधे डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जैसे यहाँ देख करके आपको लग रहा है कि यहाँ ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है भी तो सॉरी, यहाँ ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया हुआ है। देखिए dy/dx, तो ऐसे केस में हालांकि यहाँ कांस्टेंट टर्म अलोन प्रेजेंट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किए हो, यानी dy/dx अगर सिंगल नहीं हो तो उसको हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो चलिए इसका डिग्री चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी डिग्री, इसके आगे कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री तो ऑलरेडी 0 है, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0, तो ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम हो गई। तो ये कांस्टेंट टर्म अलोन होने के बाद भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसकी चेक करते हैं। तो यहां देखिए ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में dy/dx यहां अलोन नहीं है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां कहा जा रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म अलोन नहीं होनी चाहिए, यहां है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आप देखिए, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फंक्शन अगर प्रेजेंट है, कोई भी फंक्शन अगर प्रेजेंट है तो उस फंक्शन का इनपुट हमेशा y/x के फॉर्म में होनी चाहिए या x/y के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब क्या है कि उस फंक्शन का जो भी इनपुट होगा उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री नहीं 0 हुई तो उस केस में वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब आप यहाँ कहेंगे इस एग्जाम्पल में कि सर लॉगरिथमिक एक फंक्शन है लेकिन इसका इनपुट का जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री तो 1 है, यहाँ भी इसकी इनपुट का डिग्री 1 है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, आपको ऐसा दिख रहा है कि इसकी डिग्री, इनपुट की डिग्री 0 होनी चाहिए लेकिन है नहीं, या हम कह सकते हैं कि इनपुट इस फॉर्म का होना चाहिए जो कि है नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में तो लग रहा है कि ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन देखिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ लॉगरिथमिक फार्मूला का मैंने यूज़ किया और इसको मैंने इस तरह से रिड्यूस कर दिया। अब देखिए तो लॉग का इनपुट आ गया इस फॉर्म का,
तो log का इनपुट इस फॉर्म का आ गया, या हम कह सकते हैं यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसकी डिग्री 0 है, इनपुट की डिग्री 0 है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा। अब ईच टर्म की डिग्री हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख लीजिए कि ये टर्म की डिग्री 0 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, और यहाँ इटसेल्फ इस टर्म की डिग्री 0 है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या नहीं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि dy/dx यहाँ फंक्शन ऑफ y/x के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, तो इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इनपुट x/y के फॉर्म में है, यहाँ एक फंक्शन है, तो फंक्शन का इनपुट तो पता चल गया कि x/y के फॉर्म में है, ये हो गया। अब बाकी टर्म की डिग्री चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 2, तो क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए होमोजीनियस नहीं है, तो ये कैसा होगा कि होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें सारे टर्म की डिग्री एक जैसा सेम नहीं है। तो ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन करने आ गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, इसको देखिए। यहाँ मेरा फंक्शन है log y। अब log y का इनपुट देखिए यहाँ y है, यहाँ एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, इसका इनपुट है x। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर कोई फंक्शन प्रेजेंट है तो उस फंक्शन का इनपुट की डिग्री 0 होनी चाहिए, या नहीं तो x/y के फॉर्म में होनी चाहिए या y/x के फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ नहीं है, तो नो डाउट ये डायरेक्ट फंक्शन को ही देख करके आप सीधे कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, इस पर अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर ये क्यों नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको एक्सपैंड करना होगा। तो हमने इसको log y को एक्सपैंड किया, तो देखिए log y को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसकी डिग्री इंक्रीज होते चली जा रही है, 2 है, इसकी डिग्री 3, यहाँ 4, और यहाँ इसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अगर मैं log y को एक्सपैंड करूंगा तो इसकी डिग्री इन्फिनिटी। अब इस टर्म को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो इसकी भी डिग्री इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री भी इन्फिनिटी और इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो यही वजह है कि कोई भी होमोजीनियस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा तो उसके लिए कोई भी फंक्शन इसमें प्रेजेंट है तो उस फंक्शन का जो इनपुट है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, या फिर y/x या x/y के फॉर्म में होगी। अगर नहीं ऐसा होगा तो वो डेफिनेटली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? इसका मैंने कॉज आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ फंक्शन का जो इनपुट है उस इनपुट का फंक्शन जो भी फंक्शन में इनपुट है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन अगर होगा तो उसमें x और y सेम डिग्री का होना चाहिए, और साथ साथ जो भी वेरिएबल होंगे यानी जो भी टर्म होंगे फंक्शन में वो सेम डिग्री की होनी चाहिए, और जो भी टर्म होंगे वो सारे टर्म आइदर dx या dy के मल्टीप्लायर होंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझते हैं। यहाँ देखिए ये gxy एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है, और ये मल्टीप्लायर है dy का। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है होना चाहिए, और ये मल्टीप्लायर है dx का। तो जो भी होमोजीनियस फंक्शन इसमें प्रेजेंट होंगे टर्म में वो आइदर dx या dy के मल्टीप्लायर होनी चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देखिए
कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, नो डाउट आप जान रहे हैं, ये मल्टीप्लायर है dx का, या dy का भी मल्टीप्लायर हो सकता है। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री सेम है, ये भी मल्टीप्लायर है dy का, इसकी भी डिग्री सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सारे टर्म की डिग्री सेम है, लेकिन क्या है कि जो भी टर्म है वो आइदर dx का मल्टीप्लायर होना चाहिए या dy का मल्टीप्लायर होना चाहिए। लेकिन ये टर्म ऐसा है जो न तो dx का और न ही dy का मल्टीप्लायर है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। यहाँ भी आप देखिए कि ये जो भी टर्म है, इसको अगर मैं इसको फ्री करूँगा ब्रैकेट से, तो ये टर्म में आइदर dx या dy का मल्टीप्लायर हो जाएगा। लेकिन ये एक आप ऐसा टर्म है जो देखिए न तो dy का मल्टीप्लायर है न तो dx का मल्टीप्लायर है। लेकिन आप गौर करेंगे कि इन सारे टर्म की डिग्री 2 है, सारे टर्म की डिग्री 2 है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ डिग्री इक्वल हो जाने से नहीं होगा, आपको कई सारे मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क बताया है तो उसको भी ध्यान रखनी होगी। चलिए एक और लास्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो इसका जरूरी है वो चीज़ आप देख लीजिए कि अगर मैं किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस करूं सिंगल dy बाई dx के टर्म में, सिंगल होना चाहिए आइदर LHS में या RHS में, तो अगर मैं इसको dy बाई dx को LHS में एक्सप्रेस करूं सिंगल, तो RHS हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होमोजीनियस फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, मैंने dy बाई dx को LHS में रखा तो RHS न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। ये भी होमोजीनियस फंक्शन, ये भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। चलिए ऐसे अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ आप देखिए मैंने dy बाई dx को LHS में रखा है, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये नहीं है, तो ये बिल्कुल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरह से भी चेक कर सकता हूँ। देखिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, लेकिन इस टर्म की डिग्री 0 है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने dy बाई dx को अलोन रखा, तो RHS न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए इस टर्म, तो डिनोमिनेटर आप देख लीजिए होमोजीनियस है, लेकिन न्यूमरेटर इसका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि यहाँ देखिए साइन है और यहाँ साइन का इनपुट 0 डिग्री में नहीं है, फंक्शन का इनपुट 0 डिग्री में होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये न्यूमरेटर होमोजीनियस फंक्शन का नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो मैंने सारे इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी होते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। तो अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, आइदर ये फॉर्म होना चाहिए या ये फॉर्म होना चाहिए। यहाँ f और g होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल में ये आप देख लीजिए, यहाँ देखिए मैंने अब चलिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आप देखिए। तो हमने क्या किया कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होमोजीनियस इक्वेशन जो रिप्रेजेंट किए गए हैं उसको मैंने कंसीडर किया, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद हमने क्या किया
कि यहाँ y बाई एक्स है, इस y बाई एक्स को एक अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन y बाई एक्स का है, तो इस फंक्शन में जो भी टर्म होंगे वो सारे के सारे y बाई एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए होंगे, और उसी y बाई एक्स को मैंने एक अनदर वेरिएबल y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मेरा आ गया। तो अब हमें क्या करनी है, y बाई एक्स के जगह ये सब्स्टिट्यूट और dy बाई डी एक्स के जगह इसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स के जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ f इसके जगह y बाई एक्स के जगह यहाँ y बाई एक्स है, इसके जगह मैंने भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यूज़ करेंगे। यहाँ v है और ये भी है, इसको वन साइड कर दिया, देखिए। उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व करूँगा। ऐसे सारे वेरिएबल एक साइड और दूसरा वेरिएबल एक साइड। अब आप जान रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन log x और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ ऐड कर देंगे, और इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो सिंपल रूल के थ्रू आप इंटीग्रेट कर देंगे, और जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगा वही इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टेप्स बढ़ते हैं कि कैसे किस स्टेप से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हमें करनी क्या है कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिख देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, इस फॉर्म में हम लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करनी है कि y बाई एक्स को सेकेंड स्टेप में y बाई एक्स के जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी है एक अनदर वेरिएबल, y बाई एक्स के जगह अनदर वेरिएबल भी ले लीजिए, t ले लीजिए, कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसके जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको, और इसको डिफरेंशिएट करके इसके जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है कि इसको सिंप्लीफाई, रिजल्टेंट जो भी इक्वेशन आपको आएगा उसको सिंप्लीफाई कर देनी है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा वही आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कैसे करेंगे तो वो आप पहले से जान रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सारे वेरिएबल को वन साइड रखना है, नेक्स्ट दूसरे वेरिएबल को वन साइड करके उसके बाद उसको सॉल्व कर देनी है। वेरिएबल सेपरेबल फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड में हमें उसी से सॉल्व करनी होती है, उसी मेथड से, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आप चेक करेंगे कि क्या ये सबसे फर्स्ट तो आपको ये चेक करनी है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं है। तो यहाँ आप चेक कीजिए, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2, तो डेफिनेटली ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए किसी और मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको बस मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, यहाँ मैंने इसको लिखा ऐसे, और यहाँ से देखिए x इसको इस साइड मैंने ले गया और ऐसे मैं लिख सकता हूँ। देन इसी एक्सप्रेशन को यहाँ से e टू दी पावर x बाई वाई को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे एक्सप्रेशन आ गए। देन उसके बाद अब मैं इस y स्क्वायर को इस साइड ले जा सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो मेरा आया इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। तो इसको आप देखिए कि आप y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके प्लेस पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट अब मैं इसके जगह d
एक्स बाई वाई मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ एक्स बाई वाई का है, ये इस फॉर्म का है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देख लीजिए दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आप देखिए कि इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है e⁻x और dx इज इक्वल टू e⁻x। तो ये कैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो यहाँ आप देखिए कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या है कि जो एक्सपोनेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ जो भी एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन y हो गया और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ हमें ऐड करना होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ x बाई वाई होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सबसे फर्स्ट हमें ये चेक करनी है कि क्या ये होमोजीनियस है। तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1 हो जाएगी क्योंकि आप रूट से बाहर करेंगे तो ये इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ दोनों साइड मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो इसीलिए मैंने इसको मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद मैं क्या करूँगा, y बाई एक्स को एक अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद यहाँ y बाई एक्स को अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया और इसके डिफ्रेंशिएशन करने पर ये इसके जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो मेरा फाइनल ये एक्सप्रेशन हो गया। इसके प्लेस पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ 1, इसके जगह पे v² और इसके जगह पे v। नेक्स्ट, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से मैंने सारे टर्म को एक साइड कर दिया और दूसरे यहाँ v से v यहाँ कैंसिल हो गया। तो इन सारे टर्म को एक साइड और x वाले टर्म को एक साइड कर दिया। देन उसके बाद हमें इंटीग्रेट कर देनी है। यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है तो ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन log x और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो आपके पास अगर सारे टर्म लॉग में हैं तो कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है उसको आप लॉग में ही ऐड कर सकते हैं। अब ये लॉग के फॉर्मूला से इसको cx लिख सकता हूँ, यहाँ भी लॉग है और ये भी लॉग, ये दोनों लॉग रिमूव हो गया। तो मेरा फाइनल ये आंसर आ गया। अब इसमें फिर से अगेन मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था v के जगह y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, तो अगेन इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करने पर ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पहले सबसे फर्स्ट आपको हर क्वेश्चन में ये चेक करनी है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यहाँ डिग्री 2, ये डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, एक, और ईच टर्म सेम डिग्री का है। और ईच टर्म आपको ये भी चेक करनी है कि आइदर dx या dy का मल्टीप्लायर होनी चाहिए, अगर ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किए गए हैं तो इस टर्म y बाई एक्स या x बाई वाई के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस का हो गया। तो अब चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करनी होगी, इसका मैक्सिमम जो डिग्री है 2, उससे x² से हमें बोथ साइड डिवाइड कर देनी होगी। तो ये उसके बाद मेरा ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ। अब यहाँ फाइनली मेरा देखिए dy बाई dx अलोन हो गया। और dy बाई dx जब LHS में अलोन हो जाएगा तो RHS में जो भी टर्म होनी चाहिए वो
y बाई एक्स के फॉर्म में। अगर यहाँ dy बाई डी एक्स है तो y बाई एक्स के फॉर्म में, dx बाई dy है तो सारे टर्म x बाई y के टर्म में होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया। देन आफ्टर क्या हमें करनी है कि y बाई एक्स को एक अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इसको मैंने y से सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इससे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। तो फाइनल मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। अब हमें करनी क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करनी है। तो यहाँ y है और इधर y है, तो सारे y को एक साइड ले जाएंगे और उसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूँ। देन उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट और देखिए, इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब इसको हमें डी भी इस साइड है तो इस डी भी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेशन करने के बाद देखिए मेरा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैंने इस भी को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप में इस भी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ जो भी मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद देखिए ये एक्सप्रेशन v+1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और इस v को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिनोमिनेटर में। तो अब ये मेरा इस फॉर्म का आ गया। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म है ये, तो आप ऑलरेडी ये जान रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसा, लीनियर रिपीटेड फॉर्म। तो लीनियर रिपीटेड फॉर्म के लिए मैंने इस लीनियर फैक्टर के लिए ये लिखा, फिर इस रिपीटेड फॉर्म के लिए ये, और फिर अगेन रिपीटेड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आप। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं कांस्टेंट ए बी सी का वैल्यू अलग से फाइंड आउट करूँगा। तो उसके लिए भी आप ये जानते हैं कि यहाँ भी को हमें 0 से इक्वेट करनी है और इस पूरे एक्सप्रेशन में भी का वैल्यू रखना है एक्सेप्ट दिस वन। और उसके बाद LHS में जो एक्सप्रेशन आएगा वही यहाँ ए का वैल्यू होगा। फिर इसको हमें नहीं रखनी है यहाँ सी से। सी टर्म निकालने के लिए इसको क्या करनी है, v+1 को 0 से इक्वेट करनी है और उसके बाद यहाँ v का जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर LHS में पुट करना है। तो इस तरह से मैंने पुट किया। तो यहाँ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -1 आ गया। उसके बाद देन हमें इसको इंटीग्रेट कर देनी है। तो इसका इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं, लॉग भी, इसका इंटीग्रेशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये आया और यहाँ माइनस और ये इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ इसको मैं इस साइड लिख सकता हूँ तो मैंने उस साइड लिख दिया। ये लॉग के फॉर्मूला से मैंने यहाँ ऐसे लिखा। अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। y के जगह ये v के जगह मैंने वापस v के जगह जो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था उसको फिर से अगेन यहाँ रख दिया और उसके बाद ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए फिर से इसको चेक करते हैं। इसकी डिग्री 1, यहाँ इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो डिग्री सेम हो गई। चलिए दूसरा है कि ईच टर्म, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ईच टर्म आइदर dy या dx का मल्टीप्लायर होगा, ये भी हो गया। थर्ड हमें चेक क्या करनी है कि अगर इसमें कोई फंक्शन प्रेजेंट है तो उस फंक्शन का इनपुट 0 डिग्री की होनी चाहिए। तो यहाँ हमने ये भी चेक कर लिया, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ और ये ऐसे रिड्यूस होने के बाद ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और ये किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस हो गया तो उसके बाद मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसके मैक्सिमम डिग्री से आप इसको लेफ्ट और राइट साइड डिवाइड कर दीजिए।
और डिवाइड करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ dy/dx को सिंगल कर देनी है। अब उसके बाद हमें करनी क्या है कि y/x को एक अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करनी है, और ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ मेरा फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करनी है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से वन टाइप लाइक वेरिएबल को वन साइड और अनदर टाइप के वेरिएबल को अदर साइड हमें रखनी है। तो इसको मैंने देखिए, अब देखिए ये सारे वेरिएबल मेरा एक साइड हो गया v का, और x का वेरिएबल एक साइड हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हम चाहे तो v कॉमन ले सकते हैं। तो v कॉमन लेने के बाद मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से v मैं कॉमन ले लूँगा। तो देखिए यहाँ से मैंने ये जो v था, इस v को कॉमन लेकर के मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप गौर करेंगे कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है d ऑफ log x, यानी डिनोमिनेटर का ये डिफ्रेंशिएशन है। तो मैं इसको, ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को log v -1 और -1 के टर्म में सेपरेट कर दे रहा हूँ इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको सेपरेट कर दिया, और अगेन इसको फिर से इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये टर्म मेरा अलग हो गया, ये टर्म। अब देखिए ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका, log v का। यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी log में हो जाएगा, ये भी मेरा log में हो जाएगा। तो फाइनल इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये, और यहाँ दिस वन। अब मैंने यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट को भी log में ऐड किया है, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म log में मिला है, तो इसलिए मैंने यहाँ log में इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड किया है। अब यहाँ इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है log का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, तो ये एडिशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ नीचे डिवीजन के फॉर्म में। दोनों साइड log का कोफिशिएंट सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन मेरा ये आ गया। अब यहाँ v का वैल्यू अगेन वापस हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और उसके बाद ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अब सबसे फर्स्ट हमें चेक करना है, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो ईच टर्म आइदर dy या dx का मल्टीप्लायर होना चाहिए, जो कि है। अगर यहाँ फंक्शन प्रेजेंट है तो फंक्शन का इनपुट 0 डिग्री में होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री, सॉरी ये तो फंक्शन नहीं है, तो 0 डिग्री में है, तो यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसके बाद इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करनी है, तो बस इसको अरेंज कर देनी है, क्योंकि सब ऑलरेडी x/y के फॉर्म में है, तो मैंने इसको बस अरेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, जो कि इस फॉर्मेट का है। अब हमें क्या करनी है नेक्स्ट, उसके बाद x/y के जगह एक अनदर वेरिएबल v सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो मैंने इसके जगह v सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसके जगह दिस वन। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा ये आ गया। अब इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल हमें यूज़ करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए सारे लाइक वेरिएबल को वन साइड, तो मैंने v को सारे टर्म v में जो भी थे उसको RHS साइड ले गया, और इसको मैं सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। तो ये v का वेरिएबल एक साइड और y का वेरिएबल एक साइड हमने कर दिया। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आप देखिए। चलिए अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन सोचेंगे डिनोमिनेटर का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻v। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये सीधे log का फॉर्मूला हो गया। अब इंटीग्रल कांस्टेंट भी मैंने log में डाल दिया,
लॉग का फॉर्मूला यूज़ कर किया, इसको इस साइड मैंने लाया, यहाँ लिखा, ये दोनों लॉग में प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और उसके बाद लॉग ये लॉग रिमूव हो गया, देन मैं ये लिख सकता हूँ। और उसके बाद अगेन मैं भी के जगह जो भी मैंने सब्स्टिट्यूट किया था वापस उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये मैंने जो प्रैक्टिस आपको करवाया, ये सबसे फर्स्ट आपको ये देखनी है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं है, पहले चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिड्यूस करनी है, वो भी मैंने बता दिया था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म से आपको x या y से डिवाइड कर देनी है। उसके बाद जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा तो उसको y बाई एक्स के फॉर्म में आइदर होगा या x बाई वाई, उसको अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देनी है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उसको इंटीग्रेट कर देनी है, मतलब जैसे सॉल्यूशन करते थे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है और मेरे ख्याल से वो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। I hope this video lecture is useful and helpful to you. If you think this video lecture is useful, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय हिंद।